कल आपको हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं। आज का हमारा विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज को सामने रखकर चलता है और इकाइयों को इस व्यवस्था का भाग मानता है। इस दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र इकाइयों का पारस्परिक संबंध है। यह दृष्टिकोण व्यवस्था से प्रेरित है। कुछ विचारक ये मानकर चलते हैं कि यह व्यवस्था का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अत्यधिक महत्व देता है और उसका मूल्यांकन कर लेता है। इसमें राज्यों को एक समान समझ लिया जाता है जिनकी रचना एक जैसी है तथा आकार में ही अंतर होता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो इकाइयों से प्रेरित हो सकता है। इसका मुख्य केंद्र इकाइयां एवं भाग होते हैं और उनके उद्देश्य और बनावट के विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें आंतरिक पहलुओं एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने पर यानी उसके अपने जो उद्देश्य हैं, हित हैं, लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में इकाइयों के संबंधों की अवहेलना हो जाती है। यद्यपि दोनों दृष्टिकोण की अपनी कमियां और महत्व हैं, परंतु द्वितीय जो दृष्टिकोण है जिसमें इकाइयां प्रमुख होती हैं, उनका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा के विकास के अनेक उद्देश्य होते हैं। इन विचारधाराओं के माध्यम से ही यह निश्चित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश या एक राष्ट्र दूसरे देश या राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंधों का निर्वहन करेगा या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध बनाएगा और उसकी अपनी विदेश नीति किस प्रकार की होगी, उसके किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर वह अपना व्यवहार सुनिश्चित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों का दृष्टिकोण इन प्रश्नों पर भिन्नता लिए हुए होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों का दृष्टिकोण इन प्रश्नों पर मतांतर लिए होता है, इसलिए अनेक विचारधाराओं का विकास होता है। ये विचारधाराएं कभी कभी एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं और कहीं पर एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं। पहले देशों का जो आपसी संबंध थे वे बड़े पदाधिकारियों या उस राष्ट्र के उच्चाधिकारियों के दृष्टिकोणों पर आधारित हुआ करते थे। परंतु जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र विषय के रूप में या स्वतंत्र अनुशासन के रूप में
डेवलप हुआ तो अनेक सिद्धांत और विचारधाराओं का जन्म हुआ। इसके बाद इस बात को महत्व दिया जाने लगा कि जब दूसरे देशों के साथ रखे जाने वाले संबंधों को निश्चित किया जाए, जब दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए जाएं, तो इन विचारधाराओं को उसका आधार बना दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में विचारधाराओं का महत्व बढ़ता जा रहा है और देश विदेश की बदलती हुई परिस्थितियों, समस्याओं एवं नवीन विकासों के संदर्भ में नवीन विचारधाराओं का जन्म होता है। प्राचीन विचारधाराएं संशोधित होकर भविष्य का रूप निश्चित करती हैं। थैंक यू। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र क्या है। किन किन बिंदुओं के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक देश अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे अन्य देशों के साथ जो संबंध विकसित करता है, वे संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में या विश्व व्यवस्था में स्वायत्त राजनीतिक समूहों के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करता है। तीसरी बात कि इसका जो विश्लेषक होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो विश्लेषण करता होता है, उसे राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने की विशेष योग्यता होनी चाहिए या विश्लेषक विशेष योग्यता रखता है। चौथा जो बिंदु है इसका कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तकनीकी ज्ञान एक राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के ज्ञान के व्यापक भौगोलिक स्तर पर केवल एक प्रसार मात्र न होकर उसके अपने कुछ विशेष तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध विशेष प्रकार के शक्ति संबंधों से होता है जिसका अस्तित्व एक केंद्रीकृत सत्ताविहीन समाज में पाया जाता है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों द्वारा जिन प्रश्नों पर विचार किया जाता है, ये मुख्यतः सामाजिक संघर्षों एवं समायोजनों से उत्पन्न होते हैं। अतः इनके दृष्टिकोण की प्रकृति साधन युक्त एवं मूल्यांकन करने वाली होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रारंभिक अध्ययनकर्ता उस सामाजिक व्यवस्था को आदर्श मानते थे जिसमें युद्ध नहीं होते थे, जिसमें युद्ध नहीं होते।
वे स्थित व्यवहारों का मूल्यांकन इन्हीं आदर्श मान्यताओं के संदर्भ में करते थे, परंतु वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करता अपना ध्यान अंतर्राष्ट्रीय जीवन के जानने योग्य तथ्यों तथा उन शक्तियों तथा परिस्थितियों पर रखता है जो राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को जानने का प्रयास किया जाता है। इन विभिन्न देशों की विदेश नीतियां अपने राज्य की आंतरिक दशाओं के ज्ञान के आधार पर ही समझी जा सकती हैं। यानी कि अगर विदेश नीति का हमें ज्ञान प्राप्त कर किसी देश की विदेश नीति का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझना, उसकी आंतरिक परिस्थितियों को समझना बहुत आवश्यक होगा, तभी उस देश की विदेश नीति को समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न आयामों को समझना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानवीय व्यवहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का बहुत महत्व होता है। यानी जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए निर्णय लेते हैं, उनका व्यवहार संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या उस देश के संबंधों को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्तियों, ये निर्णय जिन व्यक्तियों के द्वारा लिए जाते हैं या व्यक्ति समूहों के द्वारा लिए जाते हैं, उन्हें हम जान सकते हैं और उनके व्यवहार के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ सकते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंधों का निर्वहन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का व्यापक अध्ययन करने के लिए हम इसको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। नंबर 2, या इसे ABCD करके लिख सकते हैं कि A अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, 4 कूटनीतिक इतिहास और 5 राजनीतिक भूगोल। इसके अतिरिक्त इसके अध्ययन में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और नीति शास्त्र को भी
कुछ सीमा तक सम्मिलित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, इन बिंदुओं के आधार पर, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। यानी न केवल राजनीतिक स्तर पर, गैर राजनीतिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, यानी एक व्यापक रूप लिए हुए है। यानी इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है और इसमें निरंतर परिवर्तन या निरंतर इसमें वृद्धि होती रहती है। थैंक यू वेरी मच।